रखें सर। तो आपके निर्देश पर सर मैं IIT कानपुर गया अपनी टीम के साथ, और आपका जो मैंने उनको विचार बताया सर, आपका जो विजन बताया, तो वहाँ जो प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल साहब हैं सर, वो तुरंत सहर्ष तैयार हुए, और हमारे बच्चे जो साइबर सिक्योरिटी के हैं सर, वो IIT के अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए जाएंगे सर, और कुछ बच्चे कुछ समय के लिए वो IIT कानपुर में जाकर रहेंगे भी, ताकि उनका बहुत बेहतर ढंग से उनकी परवरिश हो सके और उनको अच्छा एक्सपोजर मिल सके सर। जहाँ तक सर MOU की बात है सर, हम लोगों ने काफ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैकल्टीज को बुलाने का रखा है सर, और अच्छे संस्थानों के साथ हम लोग MOU करेंगे ताकि इन्हें बेहतर से बेहतर स्किल तैयार की जा सके सर। अंतिम में मैं सर आपसे कहना चाहूँगा सर कि ये बहुत ही सुअवसर है सर, आप जैसे महायुग बड़े प्रशासनिक महानुभाव के द्वारा सर हम सभी को ये आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है सर। तो ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है सर। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं अब आपसे सादर अनुरोध करना चाहूँगा सर कि आप अपने आशीष वचन से सर हम सभी को आशीर्वाद देने का कृपा करें सर। धन्यवाद सर। जी, मैं प्रोफेसर आदर्श कुमार, यूस नई दिल्ली से, जैसा कि सर ने बताया प्रतिनिधि पर, और मैं नमस्कार सर, मेरा नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह चंदेल, मूलतः मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और पिछले 20 वर्षों से मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कार्यरत हूँ। और मेरे को ये जो अवसर मिला है, जो आपका ये विज़न है, ये मेरे को लगता है कि दुनिया में एक अनोखा है। हमारे देश में मेरे को लगता है कि पहला प्रदेश है कि जिसमें इस तरीके से फुल फ्लेज्ड फोरेंसिक साइंस के विषय के ऊपर और इस स्केल के ऊपर किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे जैसे जो किसी और प्रदेश का रहने वाला है, ये सही मायनों में एक अवसर का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर सौरभ कुमार, मैंने अपनी PhD IIT रुड़की से कंप्लीट की है और मैं वर्तमान समय में जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हरदोई में कार्यरत हूँ और मेरा केमिस्ट्री विषय के लिए जो है चयन हुआ। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर सपना शर्मा है। मेरी PhD CSI लैब IIT से हुई है। उसके बाद मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा, 5 साल में बाहर रही, और उसके बाद JNU आके JNU को एक्सपोजर पाके अब फिलहाल मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो ये मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ आई हैं, ये उनके लिए एक नया तरह का अनुभव होगा और फॉरेंसिक साइंसेज में भी उनको एक्सपोजर मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे। प्रणाम सर, मेरा नाम रुचि पांडे है, डॉक्टर रुचि पांडे। मैंने BHU से केमिस्ट्री में PhD की है और इसके बाद साउथ कोरिया US में मैंने पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस है और लास्ट ईयर मैं यहाँ पे वापस आई हूँ और इसके बाद मुझे यहाँ पे कार्य करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ और ये इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा एक प्रयास और कदम लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और इसके लिए हम सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रणाम सर, मेरा नाम शिवानी दीक्षित है। मैं उत्तर प्रदेश के ही पीलीभीत शहर से रहने वाली हूँ। मैं सर पिछले 4 साल से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में ही काम कर रही हूँ और अभी मैं यहाँ पे DNA विषय के लिए चयनित हुई हूँ। तो सर मैं कोशिश करूँगी जो मेरा पिछले सालों का एक्सपीरियंस रहा है प्रयोगशाला का, मैं पूरा उससे बच्चों को लाभान्वित कर पाऊँ सर। थैंक यू सर। Good morning sir, myself Durga Vinod and I'm from Kerala actually. Recently I've completed my master's from National Forensic Science University. I'm working as ballistics faculty and I'm very honored to be a part of UPSAFS. Thank you so much. नमस्ते सर, मेरा नाम कमाइनी वाजपेयी है। मैं वैसे मूलतः लखनऊ से ही हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं अपने PhD कर रही हूँ अहमदाबाद से। मेरा सब्जेक्ट फॉरेंसिक DNA है और इसके साथ ही मैंने 2 साल स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब
एमपी में भी काम किया हुआ है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। प्रणाम सर, मेरा नाम गीतिका वाजपेयी है और मैं मूलतः लखनऊ से ही हूँ और मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब फॉरेंसिक में ही रही और अभी मैं पीएचडी केजीएमयू से कर रही हूँ फॉरेंसिक में। तो मेरा ये रहेगा हमेशा से कि जो मैंने सीखा वो मैं अपने विद्यार्थियों तक भी दे पाऊँ। वैसे मेरा नाम अदिति शर्मा है एंड मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एज द फर्स्ट बैच। नमस्ते सर, मेरा नाम आयुषी गुप्ता है, मैं झांसी की रहने वाली हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे परिचय जान करके। आज के इस संवाद कार्यक्रम में यहाँ पे मेरे साथ उपस्थित हैं पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, स्पेशल पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी हैं, अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक साइंस डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जी हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजीव मल्होत्रा जी और सभी फैकल्टी मेंबर्स और जितने भी पहले बैच में प्रवेश लेने वाले नौ आगंतुक छात्र हैं, आप सबका अभी मैंने परिचय दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने प्रदेश के पहले फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में रुचि ली है। ये आप में से ज्यादातर छात्रों के लिए जिन लोगों ने इस फील्ड की थोड़ी पढ़ाई की है, जिनका बैकग्राउंड ऐसा होगा, उन लोगों के लिए इसके क्षेत्र में के बारे में कुछ जानकारी उन्हें होगी, लेकिन शेष अन्य छात्र छात्राओं के लिए यह एक नया फील्ड है। लेकिन इसमें फ्यूचर है। और इस उद्देश्य से आपके लिए इसमें नहीं एक संभावनाएं निकलेंगी। उन संभावनाओं को ही राज्य सरकार ने एक नई उड़ान देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के गठन का निर्णय लिया और इसका पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि पहला सत्र अभी प्रारंभ हो रहा है, इंस्टीट्यूट के शिलान्यास की औपचारिकताएं हम लोग 2021 में प्रारंभ कर चुके हैं। निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, बहुत शीघ्र फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट तैयार होगा। इंस्टीट्यूट के उद्घाटन का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ हो, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और उस समय हम लोगों का वहां आगमन भी होगा। लेकिन आप इस इंस्टीट्यूट के न्यू हैं। ये इंस्टीट्यूट किस स्तर का बनना चाहिए और इसकी ख्याति कैसे होनी चाहिए, यह यहाँ के फैकल्टी को, यहाँ पे तैनात अधिकारियों को और यहाँ के फर्स्ट बैच को उसकी नींव को तैयार करना है। मैंने जो बताया कि आज की आवश्यकता है, लेकिन इसमें फ्यूचर भी छुपा हुआ है। अक्सर आप देखते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी के हम पार्ट हैं, हम अक्सर बात करते हैं रूल ऑफ लॉ का, हम अक्सर बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, हम अक्सर बात करते हैं डेमोक्रेसी की। ये जितने भी शब्द हैं, यह समयबद्ध तरीके से, समय से अगर न्याय नहीं मिल पाता है
न्याय सरल नहीं है, सस्ता नहीं है, तो फिर ये शब्द बेकार हो जाते हैं, इनके मायने बदल जाते हैं। आम जनमानस का विश्वास अगर हमारी संवैधानिक संस्थाओं से हटा या पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था से हटा, तो किसी के हित में नहीं है। और इस दृष्टि से हम लोगों को भी हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने को समय के अनुरूप तैयार करना है। आज आप इस समय आप देखते होंगे साइबर क्राइम के दो प्रमुख क्षेत्र देश के अंदर बड़े कुख्यात हुए हैं इस समय। एक सुदूर झारखंड में है और एक राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक है। और ये क्षेत्र देखिए, नकारात्मक मानसिकता कहां जाती है और कैसे किसी सिस्टम का और किसी तकनीक का दुरुपयोग करती है, इसके दो उदाहरण हैं। झारखंड के जामताड़ा के पास और राष्ट्रीय राजधानी के मेवात में साइबर क्राइम से जुड़े हुए ज्यादातर मामले पाए गए हैं। ये सभी देश के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में माने जाते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने की बजाय नकारात्मक दिशा में ले जाने का दुष्परिणाम क्या है? इन्होंने इस फील्ड में अपराध के कुछ नए नए तरीके अपनाए और वहां के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि लोगों ने पेड़ों के ऊपर चढ़ करके अपने एंटीना लगा करके वहां से अपराध को आगे बढ़ाना शुरू किया, इसको अपना पेशे का हिस्सा बनाया और उसके बाद लोगों का दृष्टिकोण वहां के बारे में बहुत नकारात्मक हुआ। आज वहां के बारे में हर एक इस फील्ड की हर अपराध की जड़ों को वहां तलाशता है, वहां कार्रवाई होती है। लोगों का दृष्टिकोण उस क्षेत्र के बारे में बहुत नेगेटिव है। ये चीजें हमें क्या दिखाती हैं? कि लोगों में ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए जो योग्य योजक होने चाहिए थे उसकी कमी थी, या फिर उन्हें उस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। समय के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, अक्सर होता क्या है, साइबर अपराध से जुड़े हुए जितने मामले आते हैं, जानकारी न होने के नाते लोग उनको नकारते हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं, लोगों में एक खिन्नता होती है, व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस का भी है। अक्सर होता है कहीं कोई अपराध हुआ, एफएसएल की लैब में जांच करने के लिए गया है, फिर वह महीनों महीनों लगते हैं उसमें रिपोर्ट आने में, और बहुत बार रिपोर्ट में भी इतना घालमेल होता है कि उस पे भी प्रश्न खड़े होते हैं। बहुत बार पीड़ित पक्ष न्याय पाने से वंचित हो जाता है या न्याय की आस में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इस दृष्टि से आवश्यक है कि हम लोग आज अपराध की प्रकृति क्या है और सोसाइटी की आज की डिमांड क्या है, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें। अब देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है,
अगर हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, पिछड़ जाएंगे। हम एक कॉमन मैन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने तय किया कि हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना करेंगे। इंस्टीट्यूट के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसका पहला बैच 5 ब्रांच के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया है। मैंने गृह विभाग को भी और इस संस्थान में जो अधिकारी हमारे कार्य कर रहे हैं, मैंने उनको इस बारे में पहले से कहा कि भाई आप लोग पहले दिन से इस बात को तय करिए कि हमें इसको वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करना है। उस प्रकार के हम कोर्सेज इसमें लेकर के आएंगे। इस संबंध में लगातार देश के अंदर के उन सभी संस्थानों के साथ इंस्टीट्यूट के एमओयू हो रहे हैं, उनके साथ उनकी लगातार सेटिंग हो रही है, उनके साथ लगातार एक संवाद के माध्यम से उनको आगे अपने साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। और फैकल्टी को भी हम लोगों ने कहा कि अच्छी फैकल्टी को चयन करके यहां पर लेकर के आइए। आप लोग चाहे वह फैकल्टी हो चाहे वह स्टूडेंट हो, तो फर्स्ट बैच को कैसे आगे ले चलना है ये आपको तय करना है। यूपी पुलिस इसको संचालित कर रही है और फोर्स का पहला नियम है अनुशासन। मुझे लगता है कि आप सबको भी इसमें तय करना होगा अभी से। इंस्टीट्यूट के संचालन के लिए एक सामान्य कार्य योजना बनाना, एक एक कार्य के लिए स्वयं भी और दूसरे को भी जवाबदेही तय करना है, ऑनरशिप लेना हर एक चीज की। यहां ये इंस्टीट्यूट हमारा है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। इसको इसकी ख्याति देश के अंदर भी हो और विदेशों में भी हो, इसके लिए पहले दिन से आपका जो प्रयास प्रारंभ होगा वह इंस्टीट्यूट को एक नई पहचान दिलाएगा। और उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी यहां निवास कर रही है। इस 25 करोड़ की आबादी की कुछ अपेक्षाएं होंगी। उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है। आज हम लोग प्रदेश के अंदर हर जोन और रेंज में एफएसएल की लैब्स बना रहे हैं। हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हमें उत्तर प्रदेश में तब केवल 2 साइबर थाने थे, वे भी फुल्ली फंक्शनल नहीं थे। हमने कहा भी हर रेंज में स्थापित करो। देखिए 2017 में क्योंकि साइबर क्राइम उस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उसका एक ट्रेंड चल रहा था और लगातार बढ़ रहा है। उस समय भी हम लोगों ने इसको कहा था कि भाई इस चीज को हमें थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट आज भी उसकी कमी महसूस की जाती है। आज हम इस बात को मानते हैं कि रेंज नहीं, यह हर जनपद में होना चाहिए और हर थाने में। जो 1537 थाने हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, इन सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क के साथ साथ वहां पे ट्रेन मैन पावर की आवश्यकता वहां महसूस की जाती है। एफएसएल लैब जितनी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, साइंटिस्ट नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। और ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश के अंदर की स्थिति है। उस आवश्यकता की पूर्ति के आप माध्यम बनेंगे एक, लेकिन इसमें भी
हमें अपने को हमेशा तैयार करना होगा कि समाज की आवश्यकता क्या है, वो क्या सोच रहा है, उससे 2 कदम आगे सोचने की एक आदत डालना है। अपनी दृष्टि को थोड़ा विस्तार देना होगा, संकुचित करने की आवश्यकता नहीं, उसको विस्तार देना होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की एंटी सोशल, एंटी नेशनल या किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर को या सिक्योरिटी को चैलेंज देने वाले तत्व से 2 कदम आगे सोचने की सामर्थ्य रखते हैं तो आप उसको नियंत्रित कर पाएंगे। अगर आप उससे 2 कदम पीछे तो वह आपको नियंत्रित कर देगा, आपकी सोचने की सामर्थ्य समाप्त कर देगा। इसके लिए निरंतर संस्थान में कार्य करना है। स्टडी पेपर लिखे जाने चाहिए, अलग अलग जनपद के, अलग अलग प्रदेश के, राज्य में रेंज, जनपद वाइज, रेंज वाइज, जोन वाइज हमें उसको फिर देखना चाहिए कि किस प्रकार के अपराध की स्थिति है। आप उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन करिए, देखिए उसको, और फिर उस पर रिसर्च होना चाहिए, क्या कारण है, क्यों यह अपराध इसी क्षेत्र में क्यों होता है। देखिए मैं बता सकता हूं, हमारे प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं और 75 के 75 जनपदों के अंदर मैं बता सकता हूं किस जनपद में किस प्रकार के अपराध ज्यादा होते हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार के प्रवृत्ति के अपराधों की बाहुल्यता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए उस प्रकार के लोगों की हम तैनाती करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए उस प्रकार की चीजों को हम लोगों ने जब अभियान के रूप में उसको एक मिशन मोड पर लिया, परिणाम है यूपी में शांति बनी हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है, सुरक्षा का एक वातावरण कॉमन मैन के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर हम भी उसको एक काम चलाओ रख देते कि चलो जो जा रहा है चलो कुछ तो करेगा, तो ये तो टालने वाली स्थिति है। लेकिन नहीं, हमें कहा कि नहीं कि फलाने जिले में इस प्रकार का अपराध है, तो यहाँ पे इस प्रकार के व्यक्ति को तैनाती दो। इनके साथ एक टीम होनी चाहिए, व्यक्ति अकेले नहीं करेगा, इसके साथ एक टीम होनी चाहिए, टीम इस रूप में कार्य करेगी। रिजल्ट आने प्रारंभ हो गए, वह टीम भी वहां उस प्रकार की मेहनत करती है। जाने के पहले उनको बता दिया जाता है, इशारा कर दिया जाता है कि भाई देखो वहां इस प्रकार का अपराध है, वहां इस प्रकार की प्रवृत्ति है, इसको कैसे, कहां संवाद से आपको कार्य करना है, कहां फोर्स उपयोग करना है, कहां पे आप लोगों को सोसाइटी को वॉच करना है, कहां पे कैसे आपको इन चीजों को देखना है, वो चीजें अपने आप आती हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट अगर स्टडी से, रिसर्च से अपने को दूर करता है तो अपनी आगे बढ़ने की संभावनाओं को वहीं पे बाधित कर देता है। आपका भी फर्स्ट बैच है, लेकिन मुझे लगता है अगले वर्ष से आपके यहाँ और भी अन्य अनेक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। बीटेक के कार्यक्रम होंगे, एमटेक के कार्यक्रम होंगे, एलएलएम के इंटीग्रेटेड कोर्स भी आपके यहाँ प्रारंभ होंगे, और भी अन्य तमाम कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं वहां पे। उन स्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करना इंस्टीट्यूट है, और रिसर्च से अपने आप को हटाना नहीं। एक एक चीज पे स्टडी हो सकती है, एक एक अपराध की प्रकृति पे स्टडी हो सकती है। एक गांव में अगर एक गांव में किसी प्रॉपर्टी को लेके विवाद हुआ है, ये भी अपने आप में एक हमारी स्टडी का विषय है। और हो सकता है उस स्टडी को अगर हम पुलिस को या राजस्व को दे करके उसके निष्कर्षों के साथ हम दे दें तो उस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए हो सकता है कि आपकी स्टडी कारगर हो जाए। पिता और पुत्र के बीच में मैं भी एक समाचार सुन रहा था। एक पुत्र ने अपने पिता और अपनी मां को मारने के लिए दौड़ाया, पिता भाग गए, मां की हत्या कर दी। देखिए अभी एक सप्ताह के अंदर की घटना है एक जनपद की। ये क्यों हुई, क्या कारण है? पारिवारिक रिश्तों में इस प्रकार का तनाव
पुत्र पिता की हत्या कर ले, यह दृश्य ही समाज को कंपाने वाला होता है, सामाजिक रिश्तों को तार तार करने वाला होता है। ये चीजें हमें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के बीच में कुछ ऐसा पक रहा है जो आने वाले समय के लिए सोसाइटी के हित में नहीं होगा। उस पर भी चुपचाप एक स्टडी की जा सकती है और उसको भी स्टडी रिपोर्ट को आप अपने पास भी रख सकते हैं, विभाग को भी दे सकते हैं। आखिर वह थानों में जाए, थाने वाले देखें भी तो भाई उनके पास इतना वर्कफोर्स होता है, इतना कार्य का उनके पास दबाव होता है कि उनके पास स्टडी करने का अवसर नहीं होता। अगर कुछ निष्कर्ष निकाल करके आप उनके पास दे सकें, बता सकें, या फिर किस प्रकार की प्रकृति अपराध की यहां पर है, उसके बारे में भी स्टडी होनी चाहिए। अलग अलग जनपद में, आजमगढ़ में क्या है, प्रतापगढ़ में क्या है, चंदौली में क्या है, गोरखपुर में क्या है, मथुरा में क्या है, आगरा में क्या है, संभल और मुरादाबाद में कैसा है, रामपुर और बरेली में क्या है, पीलीभीत लखीमपुर क्या है, ये अलग अलग जनपदों के अंदर। और मुझे लगता है ग्रुप जाए, एनसीआरबी के डाटा को आप ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें अखबारों में भी आती हैं, या आवश्यक नहीं कि वो सही हो, लेकिन हम उसको देख रेफरेंस के रूप में देख ही सकते हैं। वहां मौके पे जाके सच्चाई ले सकते हैं। दोनों पक्षों के बयान को और गवाहों के बातचीत संवाद करने से बहुत सारे तथ्य सामने आ सकते हैं। ये चीजें आपको इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए और भी रचनात्मक माहौल उपलब्ध करवा देगा। अभी तो आपका काम क्या है? डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना, साक्ष्य उपलब्ध करवाना, आपको साइंटिफिक तरीके से उसको प्रूव करना है। लेकिन स्टडी भी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, बहुत उपयोगी हो सकती है। और इस पे जब भी आपकी स्टडी, पहले प्रारंभिक चरण में स्टडी हो, उसके बाद तब फिर रिसर्च की दिशा में आगे बढ़ना। किसी स्पेसिफिक विषय को लेकर के आपने स्टडी की तो वह स्टडी आपका रिसर्च में बदलेगा। वही रिसर्च अगर स्पेसिफिक है तो आप उसको पेटेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। आपका इंस्टीट्यूट वर्ल्ड क्लास बनना है तो आपके पास उतने अधिक पेटेंट भी होने चाहिए, उतने अधिक रिसर्च भी होने चाहिए। रिसर्च वो नहीं जो किसी ने पहले कर दिया उसी को हम अपना नाम चस्पा करके फिर उसको अपने नाम से कर लें, वो नहीं हो सकता। क्या है इसमें नयापन? क्या है? वो नयापन मिलेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा, उस दिशा में हमें प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है कि एक नया अवसर है आपके लिए। सामान्यतः आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नौकरी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इस नए फील्ड में अगली बार जब एआई और मशीन लर्निंग का पाठ्यक्रम यहां संचालित होगा, आप देखेंगे फ्यूचर उसी में। कैसे एक जगह बैठे बैठे आप पूरी व्यवस्था की गतिविधियों को वॉच कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको उसके माध्यम से जानने सीखने के लिए मिलेगा। न्यू एज कोर्सेज आपके पास आएंगे, उनको देखेंगे। इंस्टीट्यूट जब उस फील्ड में आगे काम करेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, कितने पीछे हम लोग रह गए, इन चीजों पे हमें 10 वर्ष पहले सोचना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जिन छात्रों ने इसमें अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, उनके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर यह फील्ड हो सकता है, बशर्ते बेफस से अनुशासित रह करके अपने उस सब्जेक्ट पे ही अपने को कंसंट्रेट करें और उसमें क्या कुछ नया हो सकता है। देखिए हमारे उपनिषद में एक बात कही गई है, आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्व, यानी ज्ञान को सभी दिशाओं से आने के लिए
अपने मस्तिष्क को खुला रखो। जहां से भी ज्ञान की धाराएं आ सकती है, जहां से भी आ सकती है, संकुचित दृष्टिकोण से उभर करके हम अपने आप को केंद्रित करें, अब कंसंट्रेट करें इस विषय की ओर। और मुझे लगता है कि एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है आपके पास। अभी तो बीएससी एमएससी का, फॉरेंसिक का जो है आपके पास पाठ्यक्रम आपके पास आया है, डिप्लोमा पाठ्यक्रम आपका साइबर से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पे प्रारंभ किए हैं, अन्य पाठ्यक्रम यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें नए नए पाठ्यक्रम भी आएंगे, फैकल्टी भी आएगी। और मैंने पहले गृह विभाग से भी कहा है और अपने अधिकारियों से भी कहा है, सभी से, कि भाई अच्छी फैकल्टी को जहां कहीं भी देश में मिलती है, दुनिया में मिलती है, उनको लेके आ जाओ, इंस्टीट्यूट को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाओ और फिर मजबूती के साथ आगे चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन ये सारा दारोमदार तय करेगा आपके अनुशासन पर और संस्थान की आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न करते हुए लगना चाहिए कोई इंस्टीट्यूट है, लगना चाहिए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ता हुआ एक संस्थान अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। और मुझे लगता है वो एक यादगार क्षण आप सबके लिए होगा जब आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको जीवन के अलग अलग फील्ड में जाना पड़ेगा, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे। और ये आने वाले समय में मेरा यह मानना है कि सिविल पुलिस की अपनी भूमिका होगी, लेकिन उस भूमिका के साथ आपकी भूमिका को कोई नकार नहीं पाएगा। आपके बगैर उनकी भूमिका अधूरी रह पाएगी। एक रूल ऑफ लॉ के लक्ष्य को या गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। और उसके लिए आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि इस इंस्टीट्यूट के फर्स्ट बैच के आप सभी जो है यहां से अपने कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैंने इसीलिए आज यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास में आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया कि मैं आपसे संवाद बनाऊं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग संस्थान के अनुशासन को मानते हुए वहां के नियमों को याद करना। फोर्स में एक बात कही जाती है कि ट्रेनिंग के दौरान जितना परिश्रम करके व्यक्ति पसीना बहाएगा उतना ही युद्ध भूमि में उसे खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। यानी युद्ध आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी में होगा। इसलिए परिश्रम परिश्रम परिश्रम, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। इस पर हमें ध्यान देना होगा, लेकिन साथ साथ बुद्धि और विवेक का भी उपयोग करते हुए अपने दिमाग को खुला रखिए। उस फील्ड में व्यापक शोध की संभावनाएं होंगी और उस व्यापक शोध की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे इस पर कार्य कर पाएंगे। इंस्टीट्यूट थोड़ा भी योगदान दे पाएगा तो हमें इसके स्थापना के पीछे के उद्देश्यों से संतुष्टि होगी और हमें इस बात की आत्मिक संतुष्टि होगी कि उत्तर प्रदेश ने देश को एक अच्छा संस्थान दिया है और वह संस्थान अगर इसमें थोड़ा भी योगदान दे सकता है तो यह मेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी एक संतुष्टि का विषय होगा। संस्थान के पहले सत्र के प्रारंभ होने के अवसर पर मैं संस्थान के अपने सभी अधिकारियों को, फैकल्टी मेंबर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, और उसमें भी मुझे प्रसन्नता है कि बहुत बड़ी संख्या में बालिकाएं इसमें आई हैं। लगभग 40% अगर उनकी उपस्थिति है तो ये बहुत अच्छा और सकारात्मक वो है। अभी तो हम देखते थे नर्सिंग के फील्ड में उनका अपना दबदबा था, लेकिन इस फील्ड में अगर आ रही है तो बहुत अच्छा एक सकारात्मक वो है और वो है लोग अपने कैरियर को इस फील्ड में तलाशें। मुझे लगता है कि बहुत संभावनाएं उनके लिए इस फील्ड में देखने को मिलेंगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
प्रकट करना चाहेंगे उनके प्रेरणादायी और दूरदर्शी मार्गदर्शन के लिए। हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने आप सभी को यहाँ अपने आवास पर आज बुलाकर आपसे सीधा संवाद करने के लिए एक मौका दिया। शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जुड़ाव है और जो लगाव है ये जग जाहिर है। वो खुद बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत रूप से, और इस अनुभव का हमें बहुत लाभ मिला। इस संस्था की नींव रखे जाने से लेके अब तक हर कदम पे उनका मार्गदर्शन हमें मिला। संस्था को कैसे बनाना है, भवन को कैसे बनाना है, संस्था में कौन से कोर्सेज चलाने हैं, किस तरह की फीस रखनी है, एग्ज़ाम कैसे होना चाहिए से लेकर के, ये उन्हीं के प्रेरणा की वजह से आज ये संभव हो पाया कि इतने कम समय में हम लोग आज इस कोर्स को और आप लोगों को यहाँ पढ़ने का मौका दे पाए। और मुख्यमंत्री जी, मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंस्टीट्यूट के बच्चों को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पे बुलाया हो। हम लोग भी IAS में आए थे सर, तो मुख्यमंत्री आवास में आने में हम लोगों को 1 साल लग गया था सर। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको खुद मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया अपने घर पे बुला के। ये अभी 2-3 दिन पहले ही आए हैं यहाँ, जो मुझे बताया गया सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जब आप जाएंगे तो एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ आप जा करके अपने काम में लगेंगे। आपके न केवल पढ़ने के इंतजाम, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा उन्होंने बताया अपने संबोधन में कि आपके आगे की भविष्य के लिए नौकरी का भी इंतजाम उन्होंने कर दिया है। जितने हमारे परिक्षेत्रीय लैब्स बने हैं, जितने हमारे हर जिले में जो साइबर थाने बनेंगे, और फिर जैसा कि आपने निर्देश दिया है, अब उसको व्यापक स्तर पे हर पुलिस के हर विंग में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को और इनको जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये जो आप लोग जो आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, 2-3 साल के बाद जब भी आप पढ़ के निकलेंगे तो आपके लिए रोजगार की भी बहुत संभावनाएं होंगी। उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे सर। हम आभारी हैं DGP साहब के, स्पेशल DG साहब के, जो उन्होंने इस संस्था को आज यहाँ तक पहुँचाने में हर कदम पे उन्होंने सहयोग किया है। GK गोस्वामी साहब, मल्होत्रा जी, उनकी टीम, इन सब लोगों के प्रति भी आभारी है कि उन्होंने रात दिन लग करके बहुत ही स्टिफ टाइम शेड्यूल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था उसके तहत इस संस्था के संचालन को संभव कराया है। और अंत में आप सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं, आप सभी को बधाई, और हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद सर।